सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है रथ चक्र। का शीर्षक है रथ चक्र। ठीक है बच्चों, रथ चक्र का अर्थ क्या होता है? रथ का पहिया, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसका अर्थ समय का चक्र। ठीक है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो पीली पीली धूप निखरने लगी है, के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक धुंधलकते धुंधलकते उस पार में खोज रहा धुंधलकते के उस पार धुंधलकते के उस पार यानी धुएं के आसपास धुआं धुआं धुंधलक के उस पार कुछ खोज रहा हूँ, स्पष्ट नहीं है। धुंधलक के उस पार यानी धुएं के उस पार जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कुछ आगे। आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूँ। आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूँ यहाँ के कण कण में शेषों की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियां बिखरी पड़ी हैं। शेषव यानी बचपन, बच्चा होता है शेषावस्था में, बचपन की ऐसी यादें जहाँ दुख सुख है ना, हर्ष यानी खुशी, विषाद यानी दुख, खुशी दुख की जो मिली हुई स्मृतियां यानी यादें। तो बचपन की ऐसी यादें, हाँ, सुख दुख की यादें बिखरी पड़ी है। आज भी वो ये चीज महसूस करते हैं। पिताजी का स्वर्गवास अर्थात पिताजी की मृत्यु के बाद स्वर्गवास हुआ। तब पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे। माँ का बिलख बिलख कर रोना, दीदी के कभी ना थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज का आज भी अनायास याद आते। जैसे वो वर्णन करते यहाँ पर पिताजी की मृत्यु के बाद माँ का बिलख बिलख कर रोना और दीदी के आंसू से कभी ना रुकने वाले आंसू आज भी क्या होते, लगातार उन्हें याद आते रहते। तो अजीब सिहरन सी होती है, उनको महसूस होता है और मैं तब कनू के बराबर था, है ना। देहरी के पास माँ सिर झुकाए, देहरी के पास माँ मतलब देहरी यानी दहलीज के पास माँ सिर झुकाए बैठी थी। बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे। बाबा यानी इनके पिता के पिता। बाबा गुमसुम हो गए थे पत्थर की तरह कि उन्हें किसी बात को फर्क ही नहीं पड़ता था, एक भी शब्द बोलना पा रहे थे। दीदी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी। तो यहाँ पर अपने बचपन की बात बता रहे हैं नायक, है ना। तो यहाँ पर उनके पिता की मृत्यु के बाद जो भी मतलब दुख का जो पहाड़ घर पर था उस बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। एक भी शब्द बोलना पा रहे थे। कौन? इनके जो पिता के पिता थे, उनको भी इस बात का दुख हुआ, वो भी इससे बात नहीं करते थे जब से मृत्यु हुई। ठीक है, तो बस रोए जा रही थी और दीदी मुझे गोद में उठाए, मतलब वो छोटे थे, आप रो रही थी। नायक थे रूपक, है ना। पिताजी की अकाल मृत्यु के पिताजी के अकाल मृत्यु ने, मतलब अकाल मृत्यु यानी असमय मृत्यु जो अचानक आ जाती है, अच्छे खासे स्वस्थ थे, अचानक से किसी हो गई तो उसे क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। हाथ पांव अब अधिक चल ना पाते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। तरह से उनकी याददाश्त कमजोर हो रही थी और भी ज्यादा क्या हो गए, वो और भी बुरे हो जा रहे थे अपने बेटे के गम में। बातें करते करते बहक उठते, बार बार कोई बात बताने पर। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सब ने ठेंगे दिखला दिए। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सब ने ठेंगे दिखला दिए। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा। पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा पूरा लाभ उठा लिया था। दोबारा अपनी रकम वसूल करने से चूके न थे। किसी पड़ोसी दुकानदार ने ग्राहक तोड़ लिए ग्राहक तोड़ लिए थे तो किसी ने अपने बगल की हमारी जमीन दाब ली। पिताजी के जाने के बाद इतना कुछ उनके साथ गलत हो रहा था, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो और चाहे वो दुकानदार के कर्जदार हो। ठीक है, घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े हो गए थे।
घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े हो गए थे, कोई भी तो अपना नहीं दिखता था। कोई भी तो अपना नहीं दिखता था। बाबा बूढ़े थे, हम थे। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया, पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को जब खेत में लौट रहे थे तो भैया बोले, जीतू मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम देख लेगा। तो इस तरह से वो कहते, तो लेखक यहाँ पर लिख रहे हैं, लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जब घर पे इस तरह का जो अ, हो जाती है घटना, तो किस तरह का माहौल यहाँ पर हो जाता है। मेरी समझ में बात आई नहीं, भैया पढ़ने जाएं ये ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। देखना बाबा बूढ़े हो गए, इतना बड़ा कारोबार है, दुकान में उनसे अधिक काम हो नहीं पाता। इनकी अपनी दुकान थी, ठीक है। तो पिता की मृत्यु के बाद उसके बापा की दादा संभाल रहे थे, अब उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, ठीक है। मुनीम रखते हैं, मुनीम रखते हैं, लेकिन वे भी लूट खसोट में फसल नहीं छोड़ते। तो स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, कि बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से उसके बड़े भैया उसको समझाते हैं। बड़े भैया का स्वर भीग आया था, वे उसी बहाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी सहायता ले सके। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चले। बाबा का दिल नहीं दुखाना है। तो इस तरह से वो समझाने लगे कि हम दोनों मिलकर अच्छे से करेंगे और तुम देख रेख करो। बड़ा भाई समझाने लगा, मैं खूब परिश्रम करूंगा, मेहनत करूंगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर, बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख, छुट्टियां मिलते ही मैं भी घर आ जाया करूंगा, ऐसा कहा। फिर आगे क्या लिख रहे हैं आप लेखक, और बड़े भैया एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया, है ना। उसका सामान किस पर रखा गया? घोड़े पर। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया ने पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था कि पिताजी की अकाल मृत्यु ने बहुत कुछ सिखा दिया था। फिर काम में डूब गए थे बाबा, ना दिन देखते ना रात, कहीं कुछ भी कमी ना आने दी। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती, बाबा उसी तरह लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते। पाठशाला पाठशाला और अस्पताल के चंदों में अब भी उतनी ही रकमें दान की जाती जितनी पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया, रिजल्ट आया ना। तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता की आंसू छलक गई। तो वो बहुत खुश हुए। बाबा प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, वजीफा भी मिलने लगा था। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते, बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। इस तरह से वो बहुत गौरव गौरव महसूस करते हैं और उसकी बड़े पोते की प्रशंसा करते हैं कि मेरा पोता क्या है, फर्स्ट आया है, प्रथम आया है, वो अपने पिता की तरह होशियार है। मैं स्कूल जाता, आगे कहते हैं कौन? छोटा भाई रूपक। वो कहते हैं, मैं स्कूल जाता, घर का दुकान का खेतों का काम भी देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा व्यर्थ में खर्चते मुझे किसी ने नहीं देखा था। तो फिर वो बताते हैं कि मैं या तो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, वो अपनी मेहनत कर रहे थे। नायक को रूपक बता रहे हैं, पाठ परिचय में देखा था। दोनों बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी। जो मेरी जिंदगी भर की तपस्या, जो मैंने मतलब मेहनत करी इनके लिए, वो सब क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। बाबा जब तक दोहराते रहे। ये बात कौन दोहराते रहे? उनके दादाजी बाबा के दोनों सफल हो। पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के गड्ढे खुदवा दिए। वे सब किसी को अच्छे फलों की पौध लाने को कहते। वे सब किसी को अच्छे फलों की मतलब अच्छे पौधे लाने को कहते। दुकान की छत की मरम्मत पुताई करवा दी, है ना। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बना दिया।
बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। आगे क्या कहते हैं, अरे इनके फूलने फलने जो पौधे लगाए थे उनके बारे में दादाजी कहते हैं, इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा ना भी रहूं, बच्चे तो खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के आगे लगे माल्टों की पौध वही लाया था चोपटिया से। कहाँ से? चोपटिया से। अब फलने लगे हैं, इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। ऐसा कौन कहते हैं? दादाजी कहते हैं। बड़े भैया फौज में चले गए। धीरे धीरे उनकी पदोन्नति होती गई। उनकी उन्नति क्या होती गई? बढ़ती चली। मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली, है ना। इस बीच बाबा चल बसे। घर में केवल माँ ही रह गई थी, बिल्कुल अकेली। तो घर में कौन रह गई थी? केवल माँ रह गई। ठीक, आगे। पिछली बार घर आया तो बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके मैंने देवताओं के पास रख दिया था। तुम अकेली क्यों रहती हो माँ? मैंने पूछा तो माँ बोली, तो कहाँ जाऊं, तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहां, तू शादी करता नहीं। मुझे तो ये टांडे पहाड़ की ही अच्छे लगते हैं रे। मुझे यही जगह अच्छी लगती है, तपन का भरोसा नहीं, तू शादी नहीं करता तो यही स्थान, पहाड़, ये स्थान जो है जहाँ वो रहते हैं एरिया था, यही अच्छे लगते रे। ऐसा किसने कहा? उत्तर दिया माँ ने। जिंदगी के कुछ दिन और रह गए हैं, वे भी यहीं बीत जाएं, बस इतनी ही है, ऐसा मान। हाँ, तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढो जो तुम्हारी खूब सेवा कर सके। अगली बार घर आऊंगा तो तुम्हें निराश नहीं करूंगा। भैया को भी छुट्टी मिल जाएगी, कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह रह पाएगा। तो इस तरह से वो अपनी माँ को दिलासा देते हुए अपनी पसंद की लड़की ढूंढो, बहू ढूंढो, और अगली बार जब आऊंगा निराश नहीं करूंगा, और हम जैसा तुम कहोगी माँ वैसे हो जाएगा। ऐसा उसने माँ से कहा। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी। भाभी केरल की थी। पहाड़ों की जिंदगी क्या होती है उन्हें पता न था। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गईं, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट आई। वहां की जिंदगी उन्हें रास न आई, मतलब वहां की आई नहीं है, रास ना आ पाई। तो इस तरह से कहते हैं वहां की जिंदगी में रास ना आ पाई जहां वो गई थी केरल। मेरे मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ का लिखवाया पत्र मिला था। तेरे लिए चांद से बहू ढूंढ ली है, तपन को लिख दिया है, वे भी आएगा, चैत्र में शादी होगी। चैत्र का अर्थ है बच्चों हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो पहला महीना है। चैत्र से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी। क्या बिगड़ने लगी? देश की स्थिति। का बड़ा भाई किसका? आर्मी में, आर्मी फौज में था। ठीक है, पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जैसूर की तरफ कहीं। इस तरह से रूपक पूरी कहानी का वर्णन करते हुए है आगे। तो जब उसकी शादी का समय आया, है ना, वो पहले तो उसने अपने घर के हालातों के बारे में बताया, पिता की क्या क्या माहौल छा गया था, सभी लोग उनका फायदा उठाने, काफी कुछ दुकानदार की जो लोग कर्जा कर चुके थे, उनकी अपनी दुकान थी, वहां से कर्ज भी उन्होंने वापस नहीं दिया। तरह से बहुत उन पर दुख की आई। फिर धीरे धीरे हालात सुधरे। बड़े भैया बाहर पढ़ाई करने चले गए, जिसके बाद वो क्या बन गए? फौज में भर्ती। ये भी अपनी पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली जाकर, और अपना काम भी देख, दादाजी बाकी चीजें संभाल रहे थे। इस बीच में दोनों अपने अपने काम में लगे थे। इस बीच में दादाजी की फिर माँ अकेली बची थी। और फिर वहां फिर माँ ने कहा कि मैं फिर जब वापस आए तो माँ से कहा देती हो तो नहीं करते हो। इस तरह से अब शादी की बात जब आई उनकी, तो उस समय जब शादी होने वाली थी तो पाकिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के मोर्चे पर थे। चित्र से पहले ही देश की, मतलब भारत पाकिस्तान में क्या युद्ध छिड़ गया, तो शादी में आगे देखो क्या होता है जैसू की। ठीक है, तो उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे उनके भाई जैसूर की तरफ भाई युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे। एक दिन मेरे साथ रहे, सारी रात वे सो ना पाए, घर की बाहर की पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदे गए, अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतार कर मुझे दे
तरह से उनके बड़े भैया युद्ध करने से पहले फिर उनके घर आए, अच्छे से बातें अपने बहुत अच्छे से घर की इधर-उधर की सारी बातें करके, और उन्होंने उनको शादी के तौर पर, उनकी शादी होने वाली थी रूपक की, तो उनको उपहार स्वरूप बहुमूल्य घड़ी दी। ये भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं थे, बोले इससे दिल कमजोर हो जाता है। ये फौजी क्या होता है, फौजी के लिए सबसे बड़ा धर्म देश के, तो वो अपने बच्चों से मिलकर अपने भाई से मिलना है कि वो कमजोर ना पड़े, है ना। अपने बीवी जो होगा देखा जाएगा, ऐसा उन्होंने। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे, तरह से वो वर्णन कर, जीतू तू बहुत कमजोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे, 1-2 महीने आराम से घर पर बिताएंगे, ठीक है? बंगला नुमा नया मकान बनवाएंगे, ऐसा वो छोटे भाई रूपक से कहते हैं। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, अजीब सा भाव, अजीब सा उनके चेहरे पर, बहुत अजीब सा उन्हें लग रहा था। घमासान युद्ध की खबरें आती, तभी जब वो चले जाते तो घमासान, तो पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत ज्यादा घमासान युद्ध हो रहा था। घमासान का अर्थ है भयंकर युद्ध की खबर आती है। भारतीय सेनाएं मुक्ति वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी। इस तरह से भारतीय सेना अपनी सारी सेना के साथ आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आंखों की नींद ना जाने कहाँ खो गई। ऐसा मतलब कि उस सेना में उनके भाई भी। तभी एक रात तार मिला। तार एक संदेश होता है, तार के द्वारा एक दूसरे को संदेश भेजा जाता है। तभी एक रात तार मिला, लिखा था मेजर तपन कुमार, मेजर तपन कुमार ढाका के पास ही मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। जो वीर बहादुर क्या हो गए, शहीद, शत्रु से, दुश्मन से लड़ते हुए वो स्वर्गवास हो गए, ऐसी खबर उस तार में थी। ये वज्रपात असह्य, यह वज्रपात क्या था, असह्य। ये जो बहुत बड़ी उनके लिए बहुत बड़ी विपत्ति, पहाड़ जो उनके सर पे फिर से टूटा, ये उनका क्या था, सहने योग्य नहीं था हम लोगों के लिए। तो ऐसा वो कहता है, ये वज्रपात, ये जो कठिनाइयों बड़ी, जो ये मुसीबत हमारे सर पे पहाड़ टूटा, माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर आया तो भाभी साथ थी और दोनों बच्चे थे। फिर तपसी, जो मतलब लगन की तारीख दिनांक जो फिक्स करते हैं, सब तो करने वाली तपस्वी, तपस्वी ने तो अब आने को लिखा था, चैत्र में लगन तय किया था। हाँ सुबह सुबह कर, हाँ तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए, लो भाभी आ गई, ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी है, क्या चल बसे तो क्या हुआ, हम ऐसा रूप है खेत कहानी। वो कहते हैं जिम्मेदार, आपको बहू चाहिए तो लो भाभी आ गई है। भाभी कौन सी भाभी, पति की हो गई और उनके बच्चे। माँ चुप हो गई, अपनी होने वाली चांद सी बहू का जिक्र कभी नहीं किया। फिर उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी का जिक्र, उन्हीं की, और उस छोटे बच्चे ने, छोटे बेटे रूपक ने, जो कि बड़ा हो गया था, शादी लायक हो गया था, उसने भी शादी नहीं, और वही अपनी भाई परिवार था उसकी, भाई की बीवी का ध्यान। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है, उन बच्चों को, उस जिम्मेदारी को कहते हैं, वो जो है वो मेरे लिए बगीचा है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे सामने है। ये पेड़ अब बहुत बड़े हो गए, जिन्हें बाबा ने लगाया था 3-4 साल पहले, बड़े भैया, इस तरह से उनको भी कहते हैं। और फिर जो दादाजी जो पेड़ लगा, पौधे लगा गए थे, वो भी पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं, वो हरे भरे नजर आ रहे हैं, और जो परिवार था जो उनके भैया छोड़ गए, वो भी उनको जिम्मेदारी उठानी है, जिन्हें बाबा ने लगाया था। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे, पेड़ वे लगा गए थे, जो अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे, जिन्हें अम्मा ने इन जाड़ों में खुदवाया था, जिन पर पौधे अब मुझे रोपने। इस तरह से पौधों का उदाहरण देते हुए कर्तव्य, अपने जिम्मेदारियों को लेकर, अपने परिवार के जो कर्तव्य है वो पूरा करने की बात इस बहुत अच्छे से पाठ समाप्त होता है। हिमांशु जोशी के बारे में देखिए, हिमांशु जोशी जी का जन्म सन 1935 में उत्तराखंड में हुआ।
पत्रकार तथा कथाकार के रूप में इन्होंने बहुत प्रसिद्ध पाई की कहानियों के नाट्य तथा रेडियो रूपांतरण अनेक भाषाओं में प्रसारित हो रहे हैं। तो कई सारी भाषाओं में क्या हो रहे हैं, छप रहे हैं। सूरज चंद्र के आधी रात, कगार की आग, अरण्य आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो इनके बारे में जो इन्होंने हिंदी साहित्य में जो जो योगदान दिया है उसके बारे में। शब्द पिटारा शब्द देखिए, रथ चक्र रथ का पहिया, रथ का पहिया, समय का पहिया। शैशव बचपन, हर्ष विषाद खुशी और दुख, स्मृतियां यादें, अकाल मृत्यु, असामयिक मौत, परिणाम नतीजा, बखान प्रशंसा, प्रशंसा भरा हुआ वर्णन। बखान क्या होता है, प्रशंसा वर्णन। पौध छोटे पौधे, पदोन्नति पद में तरक्की, पद वृद्धि। क्षेत्र हिंदू कैलेंडर का पहला महीना, उल्लेख घमासान भयंकर, निरंतर लगातार, वज्रपात भारी विपत्ति, असह्य जो सहना हो। से आप इसको आओ कितना जाना, वो आप अच्छे से पाठ के अनुसार मैंने बता दिया है, आप इनको आपने सुना है तो आप इसको वाचन करेंगे अच्छे से। सही विकल्प, अब अगला देखिए, सही विकल्प चुनकर OMR शीट गोले को रंगिए। कहा देखिए, बड़े भैया जीतू को जिम्मेदारी सौंप रहे थे। बाबा बूढ़े हो गए थे, वे पढ़ने जा रहे थे, वे बाबा को आराम देना चाह रहे थे। जीतू जिम्मेदारी उठा सकता था तो लिए दी, क्योंकि वे अल्मोड़ा जा रहे थे और बाबा बूढ़े हो गए। तो पहली वजह यही थी कि वो अल्मोड़ा पढ़ाई के लिए जा रहे थे, जिम्मेदारी किसी। हाँ देखिए, भाभी को पहाड़ों की जिंदगी के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता था, क्यों, वे खेलती वाली थी। दादे के भैया ने जाने से पहले भाभी और बच्चों से ना मिलने का क्या कारण बताया, दिल कमजोर होता है। अगला, बड़े भैया कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, डॉक्टरी वकालत फौज में। यह अभ्यास पूरा हुआ OMR शीट में। दूसरा देखिए, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, किसी पड़ोसी डैश ने ग्राहक तोड़ लिए, दुकानदार। हाँ देखिए, पिताजी की डैश मृत्यु ने बाबा को और डैश बना दिया, आकस्मिक। हाँ बना दी। डैश के पास माँ सिर झुकाए बैठी टहरी। अगला देखिए बच्चों, बाबा की भूरी आंखों में डैश के आंसू झलक आए, यानी प्रसन्नता के। अगला, डैश धूप निकलने लगती है, पीली पीली। ठीक है बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको पाठ अच्छे से समझा दिया, उसके अनुसार ये अभ्यास आप स्वयं करेंगे। बाकी मैंने वो अभ्यास करा दिए, ये अभ्यास आप स्वयं अपने अभ्यास जरूर करें। आशा करती है पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।